हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडू फैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है आदिकाल की। आदिकाल में आज हम आदिकाल के नामकरण का और इनके कवियों का अध्ययन करेंगे। तो पहले टॉप आता है कि आदिकरण का नामकरण, यानी आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को किसने कौन सा नाम दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकाल का नामकरण। तो सबसे पहले आता है चारण काल, जो चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर आता है प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने कहा है। उसके बाद आता है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद आता है बाल्यावस्था काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसके बाद संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। फिर आता है सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आदिकाल का नाम किसने संधि दे देगा, संधि एवं चारण काल नाम किसने कहा है, ऑप्शन में दे देंगे 4 ऑप्शन। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको ऐसे ही आप नोट कर लें और याद कर लें। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। उसके आता है बीज वपन काल। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन नाम दिया। फिर आता है वीर गाथा युग, युग का नाम दिया श्याम सुंदर दास ने। और वीर गाथा काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आता है वीर गाथा काल, वीर गाथा काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया और रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा युग का नाम दिया। उसके बाद आता है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल को धीरेन्द्र वर्मा ने दिया। हिंदी के आदिकाल का अपभ्रंश काल नामकरण धीरेन्द्र वर्मा द्वारा किया गया। उसके बाद आता है अंधकार, अंधकार ये 2 जगह लिखा है, ये है अंधकार काल या अंधकाल, अंधकाल। और फिर ये नाम दिया कपिल कुल श्रेष्ठ या कमल कुल श्रेष्ठ, कमल कुल श्रेष्ठ। फिर आता है आधार काल। आधार काल को मोहन अवस्थी और सुमन राजे 2 लोगों ने आदिकाल का नामकरण आधार काल के नाम पे किया है। फिर आता है संक्रमण काल या प्रवर्तन काल, इसको राम खिलावन पांडे। आदिकाल का नामकरण संक्रमण काल या प्रवर्तन काल के रूप में राम खिलावन पांडे द्वारा किया गया। उसके बाद आता है प्रारंभिक या उन्मेष काल। तो प्रारंभिक या उन्मेष काल गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया है। फिर आता है पुरानी हिंदी का काल। पुरानी हिंदी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नाम दिया। इसके बाद आता है उद्भव या संक्रांति काल। तो उद्भव या संक्रांति काल डॉक्टर शंभुनाथ सिंह द्वारा दिया गया। फिर लास्ट है आपका उद्भव काल। उद्भव काल को डॉक्टर वासुदेव सिंह द्वारा नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि आदिकाल के प्रथम कवि, किस साहित्यकार ने किस कवि को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। तो सबसे पहले पुष्य या पूर्ण, इनको शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन तीनों लोगों ने नाम दिया है। इनको पुष्य और पूर्ण को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी आदिकाल का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को आदिकाल का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अद्दहमार को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, उनको हिंदी आदिकाल का प्रथम कवि माना है। उसके बाद आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को प्रथम कवि माना है। और राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को हिंदी आदिकाल का प्रथम कवि स्वीकार किया है।
फिर ये देख लेते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे ये भी आपने देखा। और हिंदी की प्रथम रचना जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को मानी जाती है। इसमें सराहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप देखने को मिलता है। जो सराहपाद के ग्रंथ में दोहा शैली का रूप दिखाई देता है, इस ग्रंथ में उस दोहा शैली का रूप और ज़्यादा विकसित रूप में दिखाई देता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में, जिन्होंने श्रावकाचार्य की रचना की है, वो देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों को श्रावक धर्म में वर्णन किया है। 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। फिर आता है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 9 कवियों को शामिल किया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद, ये 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। उसमें आरंभिक काल के अंतर्गत इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? आरंभिक काल। और उस आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों का वर्णन किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9 कवियों का, ग्रियर्सन ने भी 9 कवियों का, और इन्होंने 19 कवियों का वर्णन किया है। किसके अंतर्गत किया है? आदिकाल के अंतर्गत किया है। आदिकाल को ही इन्होंने आरंभिक काल कहा है और आरंभिक काल में इन्होंने 19 कवियों का वर्णन किया है। ये बात मिश्र बंधु विनोद में है। फिर है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की 12 रचनाओं को स्थान दिया है और इन्हीं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल सिद्ध करने का प्रयास किया है। इन रचनाओं की प्रकृति क्या थी, उस आधार पर ही इन्होंने इस काल को, जिस काल में ये 12 रचनाएं रची गईं, उस काल को इन्होंने वीर गाथा काल ने नाम दिया आदिकाल के बजाय। अब इन रचनाओं की प्रकृति 2 तरह की थी। एक तो ये अपभ्रंश की रचनाएं थी और दूसरी देश भाषा काल की रचनाएं थी। अपभ्रंश से प्रभावित 4 रचनाएं थी, जो एक विजयपाल रासो जो नल्ल सिंह ने लिखी, दूसरी हम्मीर रासो जो सारंगधर ने लिखी, तीसरी है कीर्ति लता जो विद्यापति ने लिखी, और चौथी है कीर्ति पताका जो विद्यापति ने लिखी, लेकिन ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ये विद्यापति जी की एक अप्रकाशित रचना है। फिर आता है देश भाषा काल की रचना। तो देश भाषा काल की रचनाओं में इन्होंने 8 रचनाओं को स्थान दिया है। इन्होंने 8 रचनाओं को स्थान दिया है। एक है खुमान रासो जो दलपति विजय द्वारा लिखी गई, फिर बीसल देव रासो जो नरपति नाल ने लिखी, फिर आता है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, फिर परमाल रासो जगनेक जयचंद्र प्रकाश को भट्ट केदार ने रचना की, जय भयंक जय चंद्रिका की मधुकर कवि ने, और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने, विद्यापति की पदावली विद्यापति ने। इन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम सिद्ध करने का प्रयास किया या आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। फिर आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया और राहुल संस्कृतायन ने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है ये ज्ञानवर्धक है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।